हेलो एवरीवन। राजस्थान का भौतिक विभाजन पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें राजस्थान के भौतिक विभाजन को तीन खंड में बांटा गया है। पहला है मरुस्थल, दूसरा मेरु पर्वतीय प्रदेश अरावली, और तीसरा है माल दक्षिणी पूर्वी पठार भाग जो हड़ौती का पठार है। अब बात करें, प्राक ऐतिहासिक काल में विश्व के को तीन भूखंडों के अवशेष माना गया जाता है। एक तो है अंगारा लैंड, दूसरा है गोंडवाना लैंड, तीसरा है टेंथिस लैंड, टेंथिस सागर, तैतीस सागर। और फिर बात करें हम, सर्वप्रथम वीसी वीसी मिश्रा ने 1966 में अपनी पुस्तक भारत का भूगोल में राजस्थान के भौतिक भागों को बांटने का प्रयास किया है। इन्होंने इन्होंने राजस्थान को 7 भौतिक विभागों में विभाजित किया है। और वीसी मिश्रा की इस पुस्तक का प्रकाशन 1968 में नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा किया गया है। और बात करें, मतलब 1968 में नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा राजस्थान के सर्वप्रथम जलवायु के आधार पर भौतिक विभागों में बांटने का प्रयास 1968 में AK सेन द्वारा किया गया है। इस प्रकार AK सेन दूसरा व्यक्ति था जिसने राजस्थान को भौतिक भागों में बांटने का प्रयास किया। फिर था रामलोचन सोलंकी, जो राजस्थान को भौतिक भागों में विभाजित करने वाला तीसरा व्यक्ति था। इन्होंने 1971 में राजस्थान का भौतिक विभाजन किया। बात करें राजस्थान, जो कि भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में पतंगाकार आकृति लिए हुए हैं, अर्थात राजस्थान का आकार टोंक जिले के आकार के समान है। और राजस्थान जिसका वर्तमान क्षेत्रफल 34 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। और राजस्थान को 33 सागर व गोंडवाना लैंड का अवशेष माना जाता है। और राज्य के सर्वाधिक भाग पर मरु तथा न्यूनतम भाग पर माल का विस्तार है। और बात करें राजस्थान के अध्ययन की दृष्टि से, राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। पहला है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा है मध्यवर्ती अरावली प्रदेश, तीसरा है पूर्वी मैदानी भाग, और चौथा है हड़ौती का पठार, जिसको दक्षिणी पूर्वी प्रदेश भी कहा जाता है। पहला है पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश, दूसरा मध्यवर्ती अरावली प्रदेश, तीसरा पूर्वी मैदानी भाग, और चौथा है हड़ौती का पठार, जिसे हम दक्षिणी पूर्वी प्रदेश में कहते हैं। और राज्य का पूर्वी मैदान भाग तथा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश 33 सागर के अवशेष है, जो कि अंगारा लैंड तथा गोंडवाना लैंड के मध्य फैला हुआ है। और बात करें राज्य की हड़ौती का पठार तथा मध्यवर्ती अरावली प्रदेश गोंडवाना लैंड के अवशेष है। और फिर क्या करें, प्राक ऐतिहासिक काल के अनुसार राजस्थान के भौतिक विभाजन में एक तो अंगारा लैंड था, दूसरा गोंडवाना लैंड, तीसरा 33 सागर। और फिर अंगारा लैंड का जो था, राज्य में कोई भी अवशेष नहीं है, जबकि गोंडवाना लैंड के अंदर मध्यवर्ती पर्वतीय प्रदेश अरावली और हाड़ौती का पठार आता है। और वहीं बात करें कि 33 सागर के अंदर पूर्वी मैदान भाग और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश आता है। अब हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में। तो राज्य का पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश 33 सागर का अवशेष है। और अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में थार के मरुस्थल का विस्तार है। और यह मरुस्थलीय प्रदेश विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल तथा सबसे नवीनतम मरुस्थल है। थार का मरुस्थल विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। इस क्षेत्र के लिए रुक्ष शब्द का प्रयोग डॉक्टर ईश्वरीय प्रसाद द्वारा किया गया। इस क्षेत्र को थाली प्रदेश तथा बालू वाला मैदानी भाग के नाम से भी जाना जाता है। इस क्षेत्र में बलुई मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। पाकिस्तान में थार के मरुस्थल को चलिस्तान नाम से जाना जाता है। और थार का मरुस्थल राजस्थान के 12 जिलों में 1,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। बात करें अरावली के पश्चिम के राज्य में 13 जिले स्थित हैं, जिनके 12 जिलों में मरुस्थलीय हैं और पहले 11 जिले मरुस्थलीय थे। वर्तमान में हनुमानगढ़ को भी शामिल कर लिया गया है। और पहले राज्य में 85% भाग का मरुस्थल का विस्तार है, परंतु वर्तमान में अरावली पर्वतमाला की कटी फटी होने के कारण मरुस्थल का विस्तार पश्चिम की ओर से बढ़ रहा है। अतः वर्तमान के राज्यों में 61.11% भाग पर मरुस्थल का विस्तार हो गया है, अर्थात राज्य के लगभग 2/3 भाग पर मरुस्थल का विस्तार है। वहीं बात करें हम कि
राज्य के 12 मरुस्थलीय जिलों का इस प्रकार है। बीकानेर संभाग में आता है बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, ये चारों आते हैं। बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर बीकानेर संभाग में आते हैं, जबकि जोधपुर संभाग के अंदर जोधपुर, जैसलमेर, जालौर, बाड़मेर, पाली और अपवाद में सिरोही भी आता है। और बात करें शेखावटी में, तो शेखावटी में सीकर और झुंझुनू आता है। अजमेर संभाग से नागौर आता है, ये संभागों से आते हैं। बात करें राज्य की सिरोही जिले में मरुस्थल का विस्तार नहीं है, अर्थात ये जिला मरुस्थलीय जिले की श्रेणी में शामिल नहीं है। और बात करें उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, एक सामान्य परिचय में, तो मरुस्थल का कुल क्षेत्रफल 61.11% है, 61.11% है, और जनसंख्या 40% है यहाँ की। और मिट्टी बलुई रेतीली है, और जलवायु शुष्क अतः अत्यधिक विषम है। और तापमान की बात करें तो गर्मियों में अत्यधिक 49% तथा सर्दियों में न्यूनतम 3 डिग्री सेल्सियस रहता है। और वर्षा यहाँ 25 से 50 सेमी होती है। और बात करें प्रमुख फसलें, तो यहाँ पे बाजरा, मोठ, ग्वार होता है। और प्रमुख उद्यान राष्ट्रीय मरु उद्यान है। प्रमुख नदी लूनी है, एंड प्रमुख नहर इंदिरा गांधी नहर है। और मरुस्थल का सामान्य ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम की ओर है। मरुस्थल का ऊंचा उठा हुआ उत्तर पूर्वी भाग थली तथा दक्षिण पश्चिम का भाग नीचे की तली कहलाता है। और बनावटी की संरचना के आधार पर मरुस्थल को 3 भागों में बांटा गया है। ईग्र मतलब रेतीला मरुस्थल, हमदा मतलब पथरीला मरुस्थल, और रेग मतलब मिश्रित मरुस्थल। और राज्य का मरुस्थल उष्ण मरुस्थल की श्रेणी में आता है। यहाँ की बलुई या रेतीली मिट्टी के दौरों का निर्माण होता है, जिन्हें टीले, टीबे तथा बलुका स्तूप कहा जाता है। जैसलमेर की स्थानीय भाषा को दरियन कहा जाता है। और फिर धोरे या टीले 3 प्रकार के होते हैं। अनुदैर्घ्य जो होते हैं हवा के समानांतर बनने वाले को हम अनुदैर्घ्य कहते हैं, जबकि अनुप्रस्थ जो होते हैं हवा के लंबवत समकोण पर बनने वाले टीले को हम अनुप्रस्थ कहते हैं। और बरखान मतलब क्या होता है, अर्ध चंद्राकार आकृति वाले धोरे को हम बरखान कहते हैं। और बरखान प्रकार के धोरे सर्वाधिक नुकसानदायक और सर्वाधिक अस्थिर होते हैं। और बात करें जोधपुर राज्य एकमात्र ऐसा जिला है जिसमें सभी प्रकार की बलुका स्तूप पाई जाती हैं। अब बात करें राजस्थान का, तो राजस्थान को भी 2 भागों में, राजस्थान का मैदानी भाग और राजस्थान का पठारी भाग। राजस्थान के मैदानी भाग में आता है अरावली प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश, जैसलमेर प्रदेश, बाड़मेर मरुस्थलीय, जैसलमेर मरुस्थलीय, बाड़मेर मरुस्थलीय, बीकानेर, चूरू, लूनी बेसिन आता है। और बात करें राजस्थान के मैदानी भाग का दूसरा चंबल बेसिन के बारे में, चंबल बेसिन में बागड़ प्रदेश आता है, गग्गर का मैदान आता है, शेखावटी क्षेत्र आता है, नागौर प्रदेश आता है। और वही हम देखे जाए तो राजस्थान के मैदानी भाग थे। और अब देखते हैं राजस्थान के पठारी भागों में, तो उत्तरी अरावली है, जो उत्तरी अरावली में मध्य अरावली आता है, दक्षिणी अरावली आता है। और वहीं देखें तो दूसरी साइड निम्न चंबल बेसिन आता है और मध्य चंबल बेसिन आता है। ये सब राजस्थान के पठारी भाग में आते हैं। अब हम राजस्थान मरुस्थल में पाए जाने वाले प्रमुख रचनाएं तथा शब्दावली देखते हैं। सबसे पहली है लाठी सीरीज। लाठी सीरीज पाकिस्तान देश के सारे पास में पोखरण से मोहनगढ़ तक का क्षेत्र लाठी सीरीज के नाम से जाना जाता है। 2007 में काजरी के वैज्ञानिक द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि इस क्षेत्र में 80 मीटर लंबी तथा 60 मीटर चौड़ी एक भूगर्भीय जल पट्टी का विस्तार है। और इसी क्षेत्र में दमन, करड़, अजान, लीलोन, सेवण घास प्रमुख रूप से पाई जाती है। और वही बात करें सेवण घास का कटा हुआ रूप लीलन कहलाता है। सेवण घास का कटा हुआ रूप लीलन कहलाता है। और राज्य का राज्य पक्षी गोडावन है, अपने अंडे सेवण घास पर ही देता है। इसी कारण सेवण घास को गोडावन पक्षी की प्रजनन संपत्ति भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है, गोडावन पक्षी की प्रजनन संपत्ति किसे कहा गया है? सेवण घास को। इसी क्षेत्र में जैसलमेर जिले की सम तहसील में चंदन गांव में एक मीठे पानी का जल स्रोत कुआं है, जिसमें के प्रति घंटे में लगभग 2.30 लाख मिलीलीटर मीठा पानी निकलता है। इसे चंदन नलकूप या थार का गड़ा भी कहा जाता है। और अब लाठी सीरीज हो गया। अब हम देखते हैं पीवड़ा। पीवड़ा क्या होता है? इस क्षेत्र में पाए जाने वाला जहरीला सांप जो डंक नहीं मारता बल्कि रात में सोते हुए व्यक्ति को श्वास के द्वारा जहर देकर मारता है।
और फिर बात करें मावट या महावट या शीतकालीन वर्षा। मावट या महावटी शीतकालीन वर्षा के बारे में तो पश्चिमी विक्षोभों तथा भूमध्य सागरीय चक्रवातों से शीतकाल में होने वाली वर्षा जो रबी की फसल के लिए उपयोगी होती है उसे हम मावट कहलाती है। और बात करें नेहड़ की, नेहड़ क्या होता है? लगभग 100 वर्ष पूर्व राज्य में जालौर तथा बाड़मेर जिले में समुद्र का जल आकर ठहरता है, अतः जालौर व बाड़मेर जिले का क्षेत्र नेहड़ कहलाता है। नेहड़ शब्द का अर्थ होता है समुद्र का जल। और अब देखिए मरुस्थलीय क्षेत्र के जल संचय के तरीके क्या हैं? तो पहला है आगोर। आगोर मतलब प्राचीन काल में मरुस्थलीय क्षेत्र में वर्षा का जल का संचय करने के लिए टांके बनाए जाते थे जिन्हें आगोर कहा जाता था, आगोर। और फिर बात करें खीडन। खीडन क्या होता है? कृषि के लिए वर्षा के जल का संचय करना खीडन होता है। बात करें नाड़ी। नाड़ी तो मानव के दैनिक आवश्यकताओं तथा पशुपालन के लिए वर्षा का जल संचय करना नाड़ी कहलाता है। बात करें टोबा की, तो टोबा एक नाड़ी के कृत्रिम रूप से और अधिक गहरा होना टोबा कहलाता है। और फिर बेरी मतलब खड़ी तथा नाड़ी के पास जो जल का रिसाव होता है उस जल को पुनः उपयोग में लाने हेतु इनके आसपास छोटे छोटे कुएं बना दिए जाते हैं जिन्हें बेरी कहा जाता है। और बात करें प्लाया की, तो प्लाया सामान्य भाषा में गहरे पानी की बड़ी झीलों को प्लाया कहा जाता है। और ये वर्ष काल में वर्षा का जल मरुस्थल के बड़े बड़े गतों के आने के बाद वहीं की मिट्टी को से लवणता को प्राप्त कर खारा हो जाता है। ऐसे बड़े गतों को प्लाया कहा जाता है। सर्वाधिक प्लाया जिले जैसलमेर में पाए जाते हैं। बात करें रन टाट डाड, तो ये मरुस्थल के रेत के छोटे छोटे गड्ढे जिनमें वर्षा का जल आकार ठहरता है तथा मिट्टी से लवणता को प्राप्त कर खारा हो जाता है। ऐसे छोटे छोटे गड्ढे रन टाट कहे जाते हैं। और बात करें तिल्ली या पोखर की, तो पोखर क्या होता है? तिल्ली छोटे छोटे ऐसे गड्ढे जिनमें वर्षा का मीठा जल आकर ठहरता है उन्हें तिल्ली या पोखर कहते हैं। अब इनकी बनावट और संरचना के आधार पर मरुस्थल के प्रकार देखें तो पहला तो है सूक्ष्म मरुस्थल, दूसरा है अर्ध सूक्ष्म मरुस्थल। सूक्ष्म मरुस्थल में आता है बलुका स्तूप युक्त क्षेत्र और बलुका स्तूप मुक्त क्षेत्र। एक तो बलुका स्तूप युक्त क्षेत्र आता है, दूसरा बलुका स्तूप मुक्त क्षेत्र आता है। और वही दूसरी ओर बात करें कि अर्ध सूक्ष्म मरुस्थल में क्या आता है? अर्ध सूक्ष्म मरुस्थल में घग्गर का मैदान, शेखावटी की अंत्य प्रवाह और लूनी बेसिन और गोडावन प्रदेश, ये सब अर्ध सूक्ष्म मरुस्थल के अंदर आते हैं। अब वही देखिए अर्ध सूक्ष्म मरुस्थल की बात करें तो सूक्ष्म मरुस्थल उत्तर पश्चिमी मरुस्थल का वह क्षेत्र है जहाँ वनस्पति नगण्य या नाम मात्र की पाई जाती है तथा वर्षा बहुत ही कम मात्रा में होती है। यहाँ क्षेत्र में वर्षा 0 से 25 सेमी तक की होती है। इस क्षेत्र में कांटेदार झाड़ियाँ बहुतायत में पाई जाती हैं। और बलुका स्तूप युक्त प्रदेश की बात करें तो बलुका स्तूप युक्त प्रदेश उत्तर पश्चिमी मरुस्थल का वह क्षेत्र है जहाँ दोहरे टीले या टीबों का निर्माण होता है, वह बलुका स्तूप युक्त प्रदेश कहलाते हैं। जैसे बलुका स्तूप युक्त प्रदेश के अंतर्गत राज्य के अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा स्थित चारों जिले गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर तथा चूरू और पश्चिमी नागौर और जोधपुर जिला भी शामिल है। बलुका स्तूप युक्त प्रदेश में कौन कौन सा जिला आता है? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू, पश्चिमी नागौर और जोधपुर जिला शामिल है। अब वही हम देखें बलुका स्तूप मुक्त तो प्रदेश कौन सा है? तो ये उत्तर पश्चिमी मरुस्थल का वह क्षेत्र है जहाँ दोहरे का निर्माण नहीं होता, अर्थात वह क्षेत्र जो चट्टानों से आच्छादित तथा बलुका स्तूप मुक्त प्रदेश है। इसी क्षेत्र को जुरासिक काल के जीवाश्म के अवशेष पाए जाते हैं। इसका उदाहरण जैसलमेर जिले में स्थित आकल गांव से है जो वुड फॉसिल पार्क है। वुड फॉसिल पार्क है। राजस्थान राज्य का सबसे न्यूनतम वर्षा वाला स्थान सेम गांव जैसलमेर जिले में स्थित है तथा वही सेम गांव राज्य के न्यूनतम वनस्पति या वनस्पति रहित क्षेत्र में आता है।
इस क्षेत्र को जैसलमेर जिले की पोखरण तहसील, बाड़मेर जिले की छप्पन की पहाड़ियां और फौलादी तहसील का कुछ क्षेत्र इस प्रदेश के अंतर्गत आता है। अब बात करें हम अर्ध सूक्ष्म मरुस्थल के बारे में, तो अर्ध सूक्ष्म मरुस्थल ये तथा अरावली के मध्य का क्षेत्र अर्ध सूक्ष्म मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। ये प्रदेश सूक्ष्म मरुस्थल से 25 सेमी वर्षा रेखा तथा अरावली प्रदेश से 50 सेमी वर्षा द्वारा विभाजित किया गया है। इस प्रदेश के अंतर्गत पूर्वी चूरू, पश्चिमी झुंझुनू और सीकर और जोधपुर, नागौर, पाली, अजमेर का अधिकांश भाग तथा बाड़मेर का दक्षिण पूर्वी भाग शामिल है। और धरातल के आधार पर हम अर्ध सूक्ष्म मरुस्थल के 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला है गग्गर का मैदान, दूसरा है शेखावट का अंतः प्रवाह क्षेत्र और तीसरा है नागौर का पठार, चौथा है लूनी बेसिन गोंडवाना प्रदेश। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। अर्ध सूक्ष्म मरुस्थल को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है गग्गर का मैदान, दूसरा है शेखावटी अंतः प्रवाह क्षेत्र, तीसरा है नागौर का पठार, चौथा है लूनी बेसिन गोंडवाना। और अभी एक पढ़ते गग्गर का मैदान क्या है। राज्य गग्गर का मैदान की बात करें तो राज्य के श्री गंगानगर तथा हनुमानगढ़ जिले में गग्गर नदी का अपवाह क्षेत्र को गग्गर के मैदान के नाम से जाना जाता है। गग्गर नदी के पाट स्थानीय भाषा में नाड़ी तथा गग्गर नदी के मैदान स्थानीय भाषा में बग्गी कहलाती है। गग्गर नदी के इस प्रवाह क्षेत्र में भूरी मिट्टियार मिट्टी पाई जाती है। और बात करें हनुमानगढ़ गंगानगर के इस क्षेत्र के पत्थर की परत है, जिसके कारण पानी जमीन के पेटे तक नहीं बैठ पाता तथा ऊपर ही बचा रहता है तथा कुछ समय बाद दलदल में परिवर्तित हो जाता है। और इस दलदल के परिणाम स्वरूप वातावरण में होने वाले समस्त परिवर्तनों में सेम समस्या कहा जाता है। हनुमानगढ़ जिले का बड़ोपोल गांव सेम समस्या के लिए प्रदेश में जाना जाता है। अब वही हम देखें शेखावटी के अंतःप्रवाही क्षेत्र के बारे में, तो माना जाता है कि शेखावटी को राव शेखा द्वारा बसाया गया था। इस क्षेत्र में शेखावटी नाम से जाना जाता है, जिनके अंतर्गत राज्य के सीकर, चूरू, झुंझुनू जिले आते हैं। इस क्षेत्र के चूने की विशाल परत पाई जाती है। इसी कारण यहाँ गर्मियों की अधिकांश गर्मी तथा सर्दियों में अधिकांश सर्दी का अनुभव होता है। इसी परत के कारण राज्य का सबसे ठंडा एवं गर्म दोनों चूरू ही है। और राज्य का सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला चूरू है तथा न्यूनतम तापांतर वाला जिला डूंगरपुर है। और शेखावट क्षेत्र में कुएं को स्थानीय भाषा में जोहड़ या नाड़ा कहा जाता है तथा कुएं के अधिक गहरा करने पर चोबी कहा जाता है। और ढूंढाड़ क्षेत्र में कुएं को बेरी कहा जाता है। बात करें नागौर का पठार, तो नागौर के पठार क्षेत्र की भूमि के सतह मिट्टी पर नमक की मात्रा पाई जाती है, अतः इस क्षेत्र में पाए जाने वाले जिले अधिकांशतः खारे पानी के जिले होते हैं। और बात करें इस क्षेत्र के भूमिगत जल के फ्लोराइड की मात्रा अधिक होती है, जिसमें फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। इस रोग के कारण दांत पीले पड़ जाते हैं तथा हड्डियां गलने लगती हैं। इससे कुबड़ समस्या भी कहा जाता है। अतः फ्लोराइड युक्त जल पट्टी का विस्तार कुबड़ पट्टी कहलाती है। और राज्य में नागौर तथा अजमेर जिले में कुबड़ पट्टी का विस्तार पाया जाता है। और राज्य में सरिस्का के अतिरिक्त नागौर का पठार ऐसा क्षेत्र है जहाँ हरे कबूतर पाए जाते हैं। हरे कबूतर का मुख्य रूप से यूपी उत्तर प्रदेश राज्य से पाए जाते हैं। और वही हम अब थोड़ा लूनी बेसिन गोंडवाना प्रदेश के बारे में देख ले कि लूनी नदी और उसकी सहायक नदियों का प्रवाह क्षेत्र मुख्य रूप से पाली, जोधपुर, नागौर, बाड़मेर, जालोर, अजमेर जिले का क्षेत्र जहां लूनी नदी प्रवाहित होती है लूनी बेसिन के नाम से जाना जाता है। कौन कौन सा? पहला पाली, जोधपुर, नागौर, बाड़मेर, जालोर, अजमेर। ओके। इस क्षेत्र में बाड़मेर जिले के 56 की पहाड़ियां स्थित हैं, जिसका विस्तार जालोर जिले में भी है। इन पहाड़ियों में ग्रेनाइट पाया जाता है, इसी कारण जालोर जिले में ग्रेनाइट सिटी भी कहा जाता है। अभी वही देखे 56 का पर्वत उदयपुर जिले में स्थित है, जबकि 56 का मैदान बांसवाड़ा जिले में स्थित है। मतलब 56 का जो पर्वत है उदयपुर जिले में स्थित है, जबकि 56 का मैदान बांसवाड़ा जिले में स्थित है। और अब बात करें बाड़मेर जिले में स्थित 56 की पहाड़ियों में जैनियों का प्रमुख तीर्थ स्थल नाकोड़ा जी स्थित है। नाकोड़ा जी बाड़मेर में स्थित है 56 की पहाड़ियों में। ओके। और बाड़मेर में हल्देश्वर पहाड़ियों पर स्थित पीपलूद
कस्बे में मारवाड़ा का माउंट आबू तथा राजस्थान का लघु माउंट आबू भी कहा जाता है। और आप देख